जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका पेपर कोड है A150101T, अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आपको भी ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के सभी क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपनी एग्जाम की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलते हैं एक एक करके, यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ में उनके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग आंसर्स को नोट करना चाहते हैं तो अपनी कॉपी निकाल के बैठ जाइए। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन मैक्सिमम 50 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सबसे पहला पार्ट है वेदांग क्या होते हैं। तो वेदों को सही ढंग से समझने, पढ़ने और उनका पाठ करने के लिए 6 सहायक अंग हैं, जिन्हें वेदांग कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये ग्रंथ वैदिक साहित्य को समझने और व्याख्या करने में मदद करते हैं। तो हमने यहाँ पर वेदांग का आंसर देख लिया है। वेदों को सही ढंग से समझने, पढ़ने और उनका पाठ करने के लिए 6 सहायक अंग होते हैं, जिन्हें वेदांग कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये ग्रंथ वैदिक साहित्य को समझने और व्याख्या करने में मदद करता है। इसी में आपका सेकंड पार्ट है इंडस वैली यानी कि सिंधु नदी। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक है। यह लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे शुरू हुई और आज के उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। इसके प्रमुख शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इसी में आपका तीसरा पार्ट है उपनिषद। तो उपनिषद जो होते हैं हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं और इन्हें वेदों का अंतिम भाग माना जाता है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास दृढ़ निश्चय के साथ बैठना और ज्ञान प्राप्त करना। ये ग्रंथ मुख्य रूप से ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान पर आधारित होते हैं। इसके बाद इसी में आपका चौथा पार्ट है सरस्वती रिवर यानी कि सरस्वती नदी। तो सरस्वती एक ऐतिहासिक नदी है, जिसका उल्लेख कहाँ किया गया है? जिसका उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ऋग्वेद और पुराणों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह नदी हिमालय से निकलती थी और पश्चिमी भारतीय गंगा के मैदानी इलाकों जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर बहती थी, जो अंततः गुजरात के कच्छ के रण में गिरती थी। वर्तमान में भूगर्भीय बदलाव के कारण यह विलुप्त हो चुकी है। यानी जो सरस्वती नदी है, अब ये आपको पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब भूगर्भीय बदलाव हुए तो ये नदी विलुप्त हो गई, यानी पृथ्वी के नीचे देखने को मिलती है, मिट्टी के नीचे देखने को मिलती है। इसके बाद है इसी में आपका निगेन्ना। तो निगेन्ना क्या है? निगेन्ना सुमेरियन सभ्यता से संबंधित एक सामूहिक भूमि थी। यह मंदिर के चारों ओर स्थित होती थी और इस पर मंदिर के सभी व्यक्तियों को काम करना पड़ता था। इसी में आपका अगला है मर्दुक। तो मर्दुक प्राचीन मेसोपोटामिया का एक बेबीलोनियन देवता था। यह बेबीलोन शहर का संरक्षक देवता था और हम्मुराबी के समय में धीरे धीरे बेबीलोनियन देवताओं में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया। वह न्याय और व्यवस्था के देवता के रूप में भी जाने जाते थे। इसी में आपका अगला है नदी सूक्त। तो नदी सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का 75वां सूक्त है, जिसमें नदियों से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसमें सिंधु और सरस्वती जैसी कई महत्वपूर्ण नदियों का उल्लेख है। इसमें ऋषि ने भारत की नदियों की महिमा का गान करते हुए उनके प्रति आदर व्यक्त किया है
और उन्हें माँ के रूप में भी माना है। इसी में आपका अगला है हैंगिंग गार्डन यानी कि झूलता बाग। तो बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन को प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यह टियर वाले बगीचों की एक चढ़ाई श्रृंखला थी जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। यह इराक के अल हिल्ला शहर के पास स्थित था और इसका निर्माण नबूचंडेनजार ने करवाया था। इसी में आपका अगला है अवेस्ता। तो अवेस्ता क्या है? अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसे जैन अवेस्ता भी कहा जाता है। इसमें पैगंबर जरथुस्त्र की शिक्षाएं, धार्मिक ग्रंथ और प्रार्थनाएं शामिल हैं। इसकी भाषा और सामग्री में वैदिक भाषा और मंत्रों के साथ बहुत समानताएं हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों ग्रंथ की रचना एक ही समय और स्थान पर हुई थी। तो यहाँ पर हमने टोटल जो आपके 10 शॉर्ट नोट थे उनको यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका और डिटेल में आंसर चाहिए तो हमारा दूसरा चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसी वीडियो आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी यानी कि खंड बा। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन मैक्सिमम 150 वर्ड्स। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, जिसमें हमारा दूसरा प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो इसका आंसर आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए। सप्त सिंधु प्रदेश उस भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ। यह क्षेत्र सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित था। अगर हम लोग इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह क्षेत्र वर्तमान में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों को कवर करता है। अगर इसमें नदियां देखें तो इसमें 7 प्रमुख नदियां शामिल थीं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और पौराणिक सरस्वती नदी। अगर हम लोग इसका महत्व देखें तो यह ऋग्वेद की रचना का मुख्य केंद्र था और आर्यों की प्रारंभिक वस्तुओं का गवाह बना था। ठीक है, इसी में आपका अगला है डिस्कस द मेन सिटीज एंड रिवर्स ऑफ रामायणा एज, यानी रामायण कालीन प्रमुख नगरों एवं नदियों का उल्लेख कीजिए। तो रामायण महाकाव्य में कई महत्वपूर्ण नगरों और नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें आपके प्रमुख नगर थे अयोध्या, मिथिला, किष्किंधा, लंका। अगर हम लोग प्रमुख नदियों की बात करें तो इसमें आपकी सरयू नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और गोदावरी नदी प्रमुख थी। ठीक है, इसी में आपका चौथा प्रश्न है डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक काल की भौगोलिक दशा का वर्णन कीजिए। तो वैदिक काल लगभग जो है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला था। कि भौगोलिक स्थिति 2 चरणों में विभाजित होती है। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। इस काल में भौगोलिक केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश था। हिमालय पर्वत का इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। आर्य लोग मुख्य रूप से नदियों के किनारे बसे हुए थे और कृषि व पशुपालन इनके मुख्य व्यवसाय थे। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। तो भौगोलिक विस्तार की ओर गंगा, यमुना, 2 आब और उससे आगे तक हुआ था। जंगलों को साफ किया गया और कृषि अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। इस काल में विंध्य पर्वत और दक्षिण भारत को भी शामिल किया गया था। इसी में आपका अगला है डिस्कस द रिलीजियस एंड फिलॉसफी ऑफ सुमेरियंस, यानी सुमेरियन धर्म एवं दर्शन की विवेचना कीजिए। तो सुमेरियन सभ्यता, जिसे हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता भी कहते हैं, का धर्म बहुदेववादी था और उनके दर्शन ने बाद की सभ्यताओं को प्रभावित किया था। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे बहुदेववाद। तो सुमेरियन लोग कई देवताओं की पूजा करते थे जो अक्सर प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे एनलिन हवा और तूफान के देवता, एनकी मतलब जल और ज्ञान के देवता। इसी में आपका था इनन्ना मतलब प्रेम और युद्ध की देवी। अगर हम लोग दर्शन की बात करें तो उनका मानना था कि मनुष्य देवताओं की सेवा के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने जीवन और मृत्यु, सृष्टि और ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में जटिल विचार विकसित कर लिए थे।
मंदिर जो उस समय जिगुरात कहलाते थे धार्मिक और सामाजिक जीवन के केंद्र थे। इसी में आपका अगला है डिस्कस दी सोशल लाइफ ऑफ बेबीलोनिया, यानी बेबीलोनिया के सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए। तो बेबीलोनिया का सामाजिक जीवन हम्मुराबी की संहिता यानी कोड ऑफ हम्मुराबी से अच्छी तरह समझा जा सकता है, जो एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम को दर्शाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उनका सामाजिक जीवन कैसा था। वर्ग विभाजन, यानी समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा था। अमिलू, जिसमें उच्च वर्ग, जिसमें राजा, पुजारी, अधिकारी और धनी व्यापारी शामिल थे। दूसरा था आपका मुस्केनु, जिसमें मध्यम वर्ग, जिसमें स्वतंत्र किसान, कारीगर, छोटे व्यापारी थे। तीसरा वर्ग था आपका वर्णम, जिसमें दास वर्ग, जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे और वे अपने मालिकों की संपत्ति माने जाते थे। इसके बाद कानून की बात करें तो हम्मुराबी की संहिता ने प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग अधिकार और दंड निर्धारित किए थे, जिसमें आंख के बदले आंख का सिद्धांत भी शामिल था। इसी में आपका अगला है डिस्क्राइब द रिलीजियस बिलीफ ऑफ इखनाटन। इखनाटन के धार्मिक विचारों का वर्णन कीजिए। इखनाटन, जिसका मूल नाम था एमेनहोटेप IV, मिस्र के 18वें राजवंश के एक फिरौन थे जो अपने क्रांतिकारी धार्मिक सुधारों के लिए जाने जाते थे। तो सबसे पहले तो वो एकेश्वरवाद थे, यानी इखनाटन ने पारंपरिक मिस्र के बहुदेववाद को अस्वीकार कर दिया और केवल एक देवता आटन सूर्यडस की पूजा पर जोर दिया। यह इतिहास में अकेश्वरवाद की शुरुआती ज्ञात उदाहरणों में से एक था। अगर हम लोग उनकी सुधार में बात करें तो उन्होंने अन्य सभी देवताओं के मंदिरों को बंद कर दिया और उनकी मूर्तियों को नष्ट कर दिया, यानी वो सिर्फ एक देवता को मानने लगे थे। उन्होंने अपनी राजधानी थेब्स से बदलकर अखेतातेन वर्तमान अमरनाक कर दी, जो आटन को समर्पित थी। उनकी मृत्यु के बाद पारंपरिक धर्म बहाल हो गया और उनके विचारों को दबा दिया गया। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है राइट शॉर्ट नोट ऑन सांग सिविलाइजेशन, यानी कि सांग सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सांग सभ्यता थी जो लगभग 1600 से 1046 ईसा पूर्व चीन की दूसरी ऐतिहासिक रूप से सत्यापित राजवंश थी, जो हांग ए यानी कि पीली नदी घाटी पर केंद्रित थी। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी इन, क्या थी? इन, जिसे हम लोग आधुनिक में आन्यांग के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग इसकी उपलब्धियों की बात करें, यानी इस सभ्यता की उपलब्धियां क्या थी, तो इसमें कांस्य युग यानी सांग लोग कांस्य धातु कर्म में अत्यधिक कुशल थे और उन्होंने अनुष्ठान के बर्तन और हथियार बनाए थे। इसके बाद लेखन प्रणाली, उन्होंने चीनी लिपि के शुरुआती रूपों का विकास किया जो कछुए के खोल और पशु हड्डियों पर खुदे हुए पाए गए हैं। सामाजिक संरचना, तो समाज में एक राजा होता था, अभिजात वर्ग होते थे, पुजारी होते थे और किसानों का जो है पदानुक्रम देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसमें धर्म की बात करें तो उन्होंने पूर्वजों की पूजा की और सर्वोच्च देवता सांगडी में विश्वास किया था। इसके बाद आता है आपका सेक्शन C यानी कि खंड सा। नोट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मैक्सिमम 450 वर्ड, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में आपको देना है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस द इंटरकनेक्शन ऑफ वैदिक एंड इंडस सिविलाइजेशन, यानी वैदिक और सिंधु सभ्यता का आंतरिक संबंध आपको यहाँ पर बताना है। इसी में आपका अगला है डिस्कस दी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। इसी में आपका अगला है हु वाज कन्फ्यूशियस, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना, यानी कन्फ्यूशियस कौन था और चीन में बौद्ध धर्म के विकास का विवेचन कीजिए। तो ये आपका जो है पूरा BA फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।